नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की समाज सेतु का आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं और जिसमें साहित्य की जो विधाएं हैं, 4 विधाओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। तो साहित्य में बहुत सी विधाएं हैं, जैसे कहानी है, निबंध है, संस्मरण है और इसके बाद रेखा चित्र है, वृत्त चित्र है, यात्रा वृत्तांत है। तो ये बहुत सारी विधाएं हैं। तो आज ऐसी विधाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि हमारी जो जनसंचार के माध्यम हैं उनमें भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो आज प्रमुख जो हमारी विधाएं हैं उनके बारे में समझेंगे। तो 4 विधाओं के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टाज है, फिर यात्रा वृत्तांत है और फिर डायरी और फिर संदर्भ ग्रंथ। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज वर्ड इंग्लिश के रिपोर्ट से बना है। रिपोर्ट का मतलब कोई घटना हो चुकी है और उसके बाद में उसका जो का त्यों वर्णन करना, वो रिपोर्ट हो जाती है। ठीक है ना, कोई घटना जैसे दुर्घटना हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है और उस घटना का हमने आंखों देखा हाल वर्णन, आंखों देखे हाल का वर्णन हमने जो का त्यों कर दिया है। उसमें कोई नमक मिर्च नहीं लगाई है। जैसे घटना हुई थी वैसा का वैसा ही हमने उसका वर्णन किया। ठीक है ना, न्यूज़पेपर में जैसा हम देखते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उस न्यूज़पेपर में उसकी घटना का वर्णन जो का त्यों आएगा कि इतनी बजे ये जो गाड़ियां हैं वो टकरा गई है, इस कारण से टकरा गई है, वैसा का वैसा वर्णन। उसमें फैक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो हो जाता है रिपोर्ट, उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन ये जो रिपोर्टाज वर्ड है ये थोड़ा सा अलग है। किस प्रकार है कि रिपोर्ट में तो खाली फैक्ट्स ही होते हैं, यानी न्यूज होती है, समाचार होता है, उसको तो कहते हैं रिपोर्ट करना। और वो कब होता है? किसी घटना के बाद में, कोई फंक्शन हो गया और किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम है तो उसके बाद में रिपोर्ट दी जाती है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया तो रिपोर्ट दी जाती है। लेकिन रिपोर्टाज क्या है? तो रिपोर्ट तो उसमें तथ्य भी होते हैं और प्लस उसमें उसके साथ में कुछ मानवीय संवेदना भी जुड़ी रहती है। यानी कि जो एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट के तथ्य तो दिए जाएंगे, भाई ये घटना हुई है, यहाँ पर हुई है, इस प्रकार से हुई है। उसके साथ में कुछ मानवीय पक्ष भी जोड़ा जाएगा कि ये जो घटना है बड़ी दुखद है, इसमें इतने जो लोग मरे हैं या घायल हुए हैं, ये बड़ी ही दयनीय स्थिति है। इसके लिए कुछ सोचा जाना चाहिए। कुछ जो भी घायल हुए हैं, जो भी लोग पीड़ित हुए हैं, उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रिपोर्टाज कहलाएगा। उसमें किसी घटना की रिपोर्ट तो होगी ही, प्लस उसके साथ में और उसके प्रति जो संवेदना व्यक्त की जाएगी, इस प्रकार। ठीक है ना, तो बात करते हैं रिपोर्टाज की कि ये एक कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। ठीक है ना, जैसे रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट में तो हम क्या कर देते हैं, खाली फैक्ट्स ही देंगे। लेकिन रिपोर्टाज में क्या होगा? फैक्ट्स के साथ, तथ्यों के साथ में उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति, एक रोचक तरीके से प्रस्तुतिकरण हो सकता है। यानी एक ही घटना का अनेक प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया जा सकता है। और क्या है कि तथ्यों के साथ भाव प्रवणता भी होती है। इसमें फैक्ट तो होते ही है, ठीक है ना, कोई भी घटना हुई है, कोई समारोह हुआ है, तो उन सबका जो फैक्ट है, आंकड़े हैं, उन समारोह में कौन शामिल हुआ है, कहां हुआ है ना, उसका समय क्या है, उसके साथ में भाव प्रवणता भी होती है कि वो जो मुद्दा है उस मुद्दे के प्रति लेखक के विचार भी प्रस्तुत किए जाते हैं और वो संवेदना व्यक्त करते हुए विचार होते हैं। उस सेंसिटिव मुद्दे के प्रति संवेदना भी व्यक्त की जाती है और बौद्धिक विचार भी प्रस्तुत किए जाते हैं। और एक मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। किसका? लेखक का। जो भी रिपोर्टाज लिख रहा है उसका जो साइकोलॉजिकल व्यू होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है ना, एक ही नजरिए से वो नहीं सोचेगा,
बल्कि हर तरीके से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच करके और वो रिपोर्टाज को लिखेगा, ठीक है ना। तो लिखने वाले का मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। उसके बाद में ये जो रिपोर्टाज है वो कैसा होना चाहिए, उसकी भाषा में सहजता, आसानी से वो समझ में आए, कोई क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। सरसता, सरसता मतलब सरस होगा। सरस का मतलब जैसे कि जो आंकड़े होंगे, जैसे रिपोर्ट में तो आंकड़े ही होते हैं, उसको पढ़ने में किसी को रुचि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उन आंकड़ों को याद रखना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो उस आंकड़ों के साथ में अगर कुछ हम अपने विचार भी देंगे जो कि पाठकों को थोड़ा कनेक्ट करे, जोड़े, लिंक करे कि हाँ ऐसी घटना तो मेरे साथ भी हो सकती है, कैसा कितनी दुख की बात है, कैसे पीड़ा भोग रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग तरीके से एक कहानी के रूप में, कह सकते हैं कि कथात्मक रूप में उसको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो एक तो सहजता यानी सहज भाषा हो, सरल भाषा हो, एक सरसता हो उसके अंदर, मतलब उसके अंदर रस हो, रोचकता हो, उस प्रकार का प्रेजेंटेशन हो ताकि वो पढ़ने में इंटरेस्ट आए लोगों को। और सुबोधता, सुबोध का मतलब है अच्छी तरीके से बोधगम्य हो, आसानी से वो समझ में आने लायक हो, कि वो चाहे वो मुद्दा किसी भी क्षेत्र का हो, लेकिन वो सब लोगों के दिलों को छूना चाहिए। और सजीवता, सजीवता का मतलब है लाइव लगना चाहिए, ऐसा लगे कि ये जो घटना है हम उसको देख पा रहे हैं, ऐसा वर्णन होना चाहिए। हालांकि हमने उस घटना को देखा नहीं है, लेकिन हमारे सामने उस घटना का दृश्य उपस्थित हो जाना चाहिए कि शायद वो घटना इस प्रकार हुई होगी, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि जो रिपोर्टाज लिखा जाएगा उसकी भाषा में सहजता, सरसता, सुबोधता और सजीवता होनी चाहिए। और यहाँ पर रिपोर्टाज में कुछ प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हैं जिन्होंने रिपोर्टाज लिखे हैं। और इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत देखेंगे तो हम जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है उसमें लगभग 1936 के आसपास रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत हम मान सकते हैं। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई है, इसकी शुरुआत हम मान सकते हैं हिंदी के प्रमुख लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, उनका जो लेख है हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका जो उनकी जो पुस्तक है उसमें दिल्ली दरबार का उन्होंने वर्णन किया है। किसने? लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो इसलिए इस पुस्तक को हम क्या मान सकते हैं, पहला रिपोर्टाज भी मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा नामक एक रिपोर्टाज भी लिखा है, ठीक है ना, जो कि रूपाव नामक पत्रिका में जिसका प्रकाशन भी हुआ था, ठीक है ना। और इनके अलावा भी बहुत से रिपोर्टाज लेखक हुए हैं भारत के अंदर, जैसे कि रामगेय राघव हुए हैं और उन्होंने विशाल भारत नाम का रिपोर्टाज लिखा है। तो ये कुछ प्रमुख रिपोर्टाज लेखकों के बारे में हमने समझा। एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है और शिवदान सिंह चौहान और रामगेय राघव, इनके अलावा भी बहुत से रिपोर्टाज लेखक हुए हैं। तो रिपोर्टाज हमने समझा कि क्या होता है कि रिपोर्ट से आगे की बात है। रिपोर्ट में क्या होता है, किसी घटना का आंखों देखा वर्णन होता है, ज्यों का त्यों वर्णन होता है, उसमें नीरसता होती है, ठीक है ना, उसमें तथ्य होते हैं, वो प्रामाणिक भी होते हैं। लेकिन रिपोर्टाज जो है उसमें, रिपोर्टाज में क्या होता है, किसी भी घटना की कथात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति होती है और उसके अंदर तथ्यों के साथ में भाव प्रवणता भी होती है, यानी तथ्यों के आगे की बात उसमें प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा रिपोर्टाज। आगे बात करते हैं यात्रा वृत्तांत की। यात्रा वृत्त भी कह सकते हैं या यात्रा वृत्तांत। तो मनुष्य का जो उद्देश्य है, यात्रा करने का क्या उद्देश्य होता है, मनुष्य क्यों यात्रा करता है,
एक तो कह सकते हैं हमारी सिंपल भाषा में कि मनोरंजन करने के लिए, ठीक है ना, मनोरंजन हो जाएगा, है ना, और उसकी थकान दूर हो जाएगी, ठीक है ना, और थकान दूर हो जाएगी तो वापस वो अपना जो वर्क है वो उसी गति और उसी जोश के साथ कर सके, तो इसलिए उसको मनोरंजन भी जरूरी है, ठीक है ना। और क्या क्या फायदे हैं यात्रा करने के? यात्रा क्यों की जाती है? तो यात्रा की जाती है अपने अनुभवों को बताने के लिए। यात्रा वृतांत क्यों किया जाता है? कि मुझे कैसा अनुभव हुआ वहां पर, जहां भी मैं गया, चाहे ठंडे प्रदेशों में गया हूं, चाहे किसी गर्म प्रदेश में मैं गया हूं, तो वहां जाने पर मुझे किस प्रकार का एक्सपीरियंस हुआ, अपने अनुभवों को दूसरों तक बताने के लिए यात्रा वृतांत लिखा जाता है, या फिर दूसरे के अनुभवों को जानने के लिए भी यात्रा वृतांत का महत्व है। यात्रा क्यों की जाती है? हम कह सकते हैं कि भौगोलिक परिदृश्य को जानने के लिए, बताने के लिए कि दूसरी जगह का उसका भूगोल कैसा है, ठीक है ना, वहां की जलवायु कैसी है, हवा कैसी है, उसका मौसम किस प्रकार का है, वो सब की जानकारी के लिए हमको यात्रा करनी पड़ेगी। और वहां की संस्कृति का प्रचार प्रसार, कि वहां किस प्रकार का खान पान है, पहनावा, भाषा किस प्रकार की है, ट्रेडिशन यानी रीति रिवाज किस प्रकार के हैं, ये सब जानने के लिए यात्रा का महत्व है, ठीक है ना। जिस प्रदेश की हम यात्रा करेंगे उस प्रदेश के हम जान पाएंगे हिस्ट्री को भी, उसकी हिस्ट्री को भी जान पाएंगे, उसकी ज्योग्राफी को भी हम जान पाएंगे, या उसके समाज को भी जान पाएंगे कि वहां किस प्रकार की मान्यताएं हैं और वो उसका डेवलपमेंट किस प्रकार हो रहा है, ठीक है ना। और वो डेवलपमेंट के तरीके और वो जीवन जीने के तरीके हम दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यात्रा का महत्व होता है। तो बात करते हैं कि यात्रा करने का उद्देश्य क्या होता है? अनुभवों, भौगोलिक परिदृश्य और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत क्यों लिखा जाता है? किसी के अनुभवों को बताने के लिए और दूसरे के अनुभवों को जानने के लिए। तो कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत जो है यहां लिखे हैं कि एक तो हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ है सरयू पार की यात्रा, एक है लखनऊ की यात्रा और एक है हरिद्वार की यात्रा। ये प्रमुख जो यहां पर यात्रा वृत्तांत लिखे हुए हैं किसके हैं? हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। और उसके बाद में भी कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक हुए हैं। कौन कौन से? जैसे कि बात करें राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो है वो प्रसिद्ध घुमक्कड़ है, ठीक है ना। उन्होंने बहुत जगहों की यात्राएं की है और उनका वर्णन भी किया है, जैसे तिब्बत की यात्रा, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और मोहन राकेश, ये प्रमुख लेखक हैं जिन्होंने की यात्रा वृत्तांत लिखे, ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत क्यों लिखा जाता है? अपने अनुभवों को बताने के लिए और दूसरे के अनुभवों को जानने के लिए। तीसरा हम देखेंगे डायरी। डायरी क्या होती है? तो डायरी का मतलब है कि इसे हम दैनंदिनी भी कह सकते हैं। दैनिक का मतलब है डेली जो लिखी जाती है, या फिर इसको रोजनामचा भी कहा जा सकता है, ठीक है, या फिर बही कहा जा सकता है, इसको तारीख या तवारीख भी कहा जाता है मुगल काल में, या फिर इसको दैनिकी भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो डायरी जो है उसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने अनुभवों को वर्णन करता है डेट वाइज। आज मेरे साथ ये घटा है और दूसरे दिन कोई घटेगा तो उसको लिखा जाएगा, डेट वाइज लिखा जाएगा अपने अनुभवों, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसको इसके रूप चेंज हो रहे हैं, कभी ये डायरी के रूप में आती है सामने, कभी इसको बही भी कहा जा सकता है, कभी रोजनामचा कहा जा सकता है। अलग अलग समय में, अलग अलग दौर में, अलग अलग युगों में इसका रूप परिवर्तन होता गया है,
ठीक है, लेकिन इसका मूल रूप डायरी ही रहा है। इसमें होता क्या है कि एक जो व्यक्ति है वो अपने पर्सनल अनुभवों को, पर्सनल विचारों को लिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रतिदिन की घटनाओं का प्रभावी लेखन होता है इसके अंदर, जो भी घट रहा है, और उसमें कोई काटछांट नहीं की जाती, जैसा होता है वैसा का वैसा ही लिखा जाता है, ठीक है ना। उसमें संपादित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके अपने शब्द होते हैं, उसका अपना एक्सपीरियंस या अनुभव होता है लेखक का। क्या विशेषता है इसकी कि तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है इसमें। तात्कालिक मतलब उस समय की, तत्काल उस समय के जो संवेदनात्मक भाव है, जो अनुभव है, उनका एक्सपीरियंस या एक्सप्रेशन यहां पर होता है। कहां पर, डायरी के अंदर। जो लेखक जो है, लेखक जो सोच रहा है उस घटना के बारे में, उन व्यक्तियों के बारे में, जैसा सोच रहा है उस समय वैसा ही वो लिख देता है, ठीक है। और व्यक्ति सापेक्षता अधिक होती है इसके अंदर कि वो व्यक्ति क्या सोचता है, पर्टिकुलर जो व्यक्ति लिख रहा है उस व्यक्ति के पर्सनल व्यूज क्या है, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंस होंगे, वो इंपॉर्टेंट होंगे, वो महत्वपूर्ण होंगे। तो यहां पर व्यक्ति सापेक्षता अधिक होती है। जो लिख रहा है उसके विचार क्या है किसी भी पक्ष के बारे में, ठीक है। ये आत्मकथात्मक और भाव प्रवण ये रचना होती है। तो डायरी क्या होती है, आत्मकथात्मक। आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी टाइप से होती है, ठीक है ना, कि लेखक जो है वो स्वयं के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो ये डायरी जो है इसमें ये विशेषताएं होती है, एक तो तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति, और व्यक्ति सापेक्षता इसमें अधिक होती है, और आत्मकथात्मक और भाव प्रवणता इसमें होती है, ठीक है। और डायरी के 4 प्रकार हैं प्रमुख रूप से। डायरी 4 प्रकार की हो सकती है। एक तो व्यक्तिगत डायरी होती है, एक वास्तविक डायरी होती है, एक काल्पनिक डायरी होती है, और एक साहित्यिक डायरी होती है। व्यक्तिगत डायरी क्या होती है, जो कोई व्यक्ति लिखता है और वो अपने तक ही उसको सीमित रख लेता है, अपने विचारों को अपने तक सीमित रख लेता है, अपने हिसाब से वो लिखता है। साहित्यिक डायरी क्या होती है, उस डायरी को लोगों को बताया जाता है कि ये किसी सेलिब्रिटी की, किसी अभिनेता की, किसी राजनेता की लिखी हुई डायरी है ये, और उसके निधन के पश्चात उस डायरी को सबको प्रसारित किया जाता है, प्रचारित किया जाता है, और बताया जाता है कि ये जो अभिनेता था या राजनेता था, इसके ये विचार थे किसी भी व्यक्ति को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर, ठीक है ना। तो उस डायरी से, उस साहित्यिक डायरी से किसी भी व्यक्ति के विचारों को हम जान सकते हैं, उसके अनुभवों को हम प्राप्त कर सकते हैं, और उसके अनुभवों को हम प्राप्त करके और जीवन में जिस प्रकार वो सफल हुआ है हम भी सफल हो सकते हैं उसका अनुकरण करके, ठीक ना। इसलिए डायरी का विशेष महत्व है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं, चौथा हमारा टॉपिक है वो है संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ क्या है तो बात करते हैं। संदर्भ ग्रंथ का मतलब हो गया रेफरेंस बुक्स हो गई, ठीक है ना। रेफरेंस जो बुक है कब काम आती है, जैसे कि जनसंचार माध्यमों में, जनसंचार माध्यम होते हैं जैसे कि टेलीविजन है, रेडियो है, और हमारा न्यूज़पेपर है। तो इनमें कोई न्यूज़ हमको छापनी है, ठीक है ना। मान लीजिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आईपीएल से रिलेटेड हमको कोई समाचार छापना है, ये आज ये आईपीएल का मैच हुआ है उसकी रिपोर्ट हमको छापनी है। तो उस आईपीएल मैच से रिलेटेड अगर कोई आंकड़े हमको देने हैं कि ये जो मैच हो रहा है उससे रिलेटेड भी हमको आंकड़े देने कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हो रहा है उससे उसके पहले कितने मैच हो चुके हैं, उनमें कौन कौन क्या रिजल्ट उसका रहा है, ठीक है ना, क्या उसके फैक्ट्स हैं। तो वो जो फैक्ट्स वगैरह जो है वो आंकड़े जो है वो कहां से मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो आंकड़े जो होते हैं वो हर न्यूज़पेपर एजेंसी में या टीवी के स्टूडियो में
या रेडियो के स्टूडियो में एक लाइब्रेरी होती है या एक कक्ष होता है, एक रूम होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, संदर्भ संग्रहण कक्ष कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, उन टॉपिक से रिलेटेड जो मटेरियल है, जो सामग्री है, वो वहां संग्रहित होती है, वो उसका कलेक्शन होता है। तो जब भी भविष्य में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमको कोई जानकारी लेनी है, ठीक है ना, हमको प्रसारित करनी है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी हम आसानी से उस लाइब्रेरी से या फिर संदर्भ संग्रहण कक्ष से उठा सकते हैं और उसको किसी न्यूज़पेपर में या टीवी पे या रेडियो पर प्रचारित या प्रसारित या प्रकाशित किया जा सकता है। तो संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं कि विभिन्न मुद्दों से संबंधित समाचारों अथवा तथ्यों को संदर्भ संग्रहण कक्ष में सहेज कर रखा जाता है, ठीक है ना। तो हर न्यूज़पेपर एजेंसी में, हर रेडियो या टेलीविजन स्टूडियो में क्या होता है, एक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय या फिर एक संदर्भ संग्रहण कक्ष होता है। उसमें हर मुद्दे से संबंधित कोई समाचार या तथ्य होते हैं और उनको आवश्यकता अनुसार भविष्य में उन तथ्यों को यूज किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। उससे होता क्या है, क्या महत्ता है इसकी, और इससे समाचार रुचिकर बन जाता है और पठनीय बन जाता है, ठीक है ना। तो किसी भी समाचार को हमको इफेक्टिव बनाना है तो उस समाचार के बारे में और भी ज्यादा हमको जानकारी देनी पड़ेगी कि जो आईपीएल का मैच जो हो रहा है, तो ये बड़ा एक रोचक मैच है। क्यों रोचक है, क्योंकि पहले का रिकॉर्ड हम दिखा देंगे उसके अंदर कि पहले ये हो चुका है ना, इस टाइप का रिकॉर्ड हम उसको देंगे, न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाएंगे, तो वो जो खबर है वो इंटरेस्टिंग बन जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसके उस फैक्ट के साथ में बहुत से और फैक्ट्स भी दिए गए हैं और पुरानी बातें भी उसमें मिक्सअप कर दी गई है, ठीक है ना। तो वो जो समाचार है, वो जो न्यूज़ है, वो रुचिकर और पठनीय बन जाती है। तो इस प्रकार संदर्भ ग्रंथ की उपयोगिता है कहां पर, जनसंचार माध्यमों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार आज हमने समझा रिपोर्टाज के बारे में, यात्रा वृत्तांत के बारे में और डायरी के बारे में, और उसके बाद हमने समझा संदर्भ ग्रंथों की उपयोगिता। धन्यवाद।